प्रिय साथियों, समस्त न्यायिक सेवा और अभियोजन अधिकारी सेवा में जाने के लिए तत्पर और संघर्षशील समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को आज के रेगुलर वीडियो के साथ मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अपने इस लिंक पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, आज की बात शुरू करूं। ठंडक बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है, पछुआ हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। और ये जब ऐसा सीजन आता है तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी याद आती है, पूस की रात। अगर नए बच्चे जो कभी इस कहानी के बारे में ना जानते हों तो यूट्यूब या गूगल पे सर्च मार देंगे, पूरा विवरण आ जाएगा। लेकिन इस कहानी में जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदना है, उसको समझने के लिए किसान का बेटा, गरीब का बेटा बेटी या मध्य वर्ग से निम्न वर्ग में जीवन यापन, ग्रामीण पृष्ठभूमि का जीवन यापन जरूरी है। कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ, एसी कमरे में रहने वाला, हर सुख सुविधा को प्राप्त व्यक्ति इस मर्म को या इस कहानी में वर्णित भाव को समझ नहीं सकता। ठंड से बचना है और अपने आप को बिल्कुल ऊर्जा से लबरेज रखना है। आप जानते हैं, आपकी परीक्षा दिन बर दिन एकदम निकट आ रही है और हम रेगुलर वीडियो के साथ एक समानांतर धारा में आपके न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी के लिए जूरिस्प्रूडेंस की अपने विवेकिक आधार पर एकत्रित की गई कुछ महत्वपूर्ण क्लास के साथ, आज दूसरी क्लास है, उसके साथ हम दोबारा प्रस्तुत हैं। साथ ही अभियोजन अधिकारी मित्रों के लिए हिंदी के निबंध, जीएस और लॉ प्रॉब्लम बेस्ड क्लास या टेस्ट सीरीज के आयोजन के साथ उनके भी साथ हम समानांतर एक प्रवाह के रूप में उनके साथ समानांतर गतिमान हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी परीक्षा जब तक संपादित ही नहीं हो जाती, बल्कि आपका जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाता, एक प्रयास में, दो प्रयास में, बहुप्रयास में एक अन्योन्याश्रित संबंध निर्मित रहे, बना रहे। ठीक है? तो ठंडक के इस बढ़ते कड़कड़ाती सर्दी, गलन भरी सर्दी के पसरते हुए प्रयागराज के संगम क्षेत्र से मैं आज जूरिस्प्रूडेंस पर, मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि कल का लेक्चर हमारा पजेशन पर होगा, कब्जा पे। पहला हमने लीगल राइट पे बात कर लिया था। महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा हो रही। ये नहीं है कि हम हिंदी मीडियम में अनिरुद्ध प्रसाद बुक का लेक्चर सुना रहे, नहीं। बहुत महापुरुष आदमी, हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले समस्त अधिवक्ता बंधुओं या बहनों के लिए मात्र ये लेक्चर उपयोगी नहीं, अपितु अंग्रेजी माध्यम में भी किसी भी पुस्तक से अध्ययन करने वाले, किसी भी संस्था से पढ़ने वाले, कहीं भी किसी का लेक्चर एडॉप्ट करने वाले के साथ साथ पैरेलल, समानांतर, ये अति उपयोगी साबित हो सकती है, बशर्ते ये बोर्ड की वो जानबूझकर ना प्रदत्त की जाने वाली क्लास है जिसमें आपकी संचेतना, आपका एकाग्रशील क्षमता, स्मृति को बोध करने के लिए लेखन क्षमता का आकलन हो सके। कल लगभग 25 मिनट का जो लेक्चर था, उसमें जिस बच्चे ने कॉपी कलम उठाई होगी, ले डाउन किया होगा, खुद से उसको अपने नोट्स में या अपने बुक में, अपने पर्सनलाइज किसी भी अध्ययन सामग्री में जूरिस्प्रूडेंस के लीगल एंड राइट चैप्टर में खोजा होगा, चिन्हित किया होगा, मार्क किया होगा, उसने सच्चा प्रयास किया है। लेटे लेटे करवट बदलने वाला नहीं, अहंकार से ग्रसित नहीं, या
हल्के में लेने वाले प्रवृत्ति वाला नहीं। हल्के में लेने वाला प्रवृत्ति वाला ना कह करे, उसको कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला तो ज़्यादा सटीक है। तो इन विसंगतियों को अपने आप से थोड़ा देर के लिए तिलांजलि देते हुए अपने मन मस्तिष्क को मनोयोग से आने वाले 25 मिनट के लिए फिर कंसंट्रेट करते हैं और शुरू करते हैं आज के जूरिस्प्रूडेंस के सेकंड क्लास पर, जो कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 पर केंद्रित है। कंटिन्यू करते हैं। कब्जा के संदर्भ में 3 रीतियां हैं। एक एक शब्द सोने के तराजू में 24 कैरेट गोल्ड की गुणवत्ता परक ट्रांसपरेंट क्वालिटी लिए हुए शब्दों से उद्बोधित होगी और आपके श्रवणेंद्रिय तक जाने के लिए ये तंत्र जो लगा हुआ है, मोबाइल ऑडियो वीडियो, आपको लाइव देखने को मिलेगा। फिर से सुनिए। कब्जा के अर्जन की 3 रीतियां हैं: लेना, परिधान और विधि के प्रवर्तन द्वारा। ये इसी यानी अर्जन की रीतियों पर सवाल सैकड़ों दफे बने हैं, इसलिए अर्जन की ये तीनों रीतियां सबसे पहले दिमाग में बैठाइए। ठीक। दूसरा पॉइंट, इसका वर्गीकरण व्यवहित कब्जा, अव्यवहित कब्जा, मूर्त और अमूर्त कब्जा। डिटेल में भी चर्चा नहीं करेंगे, रेलिवेंट पक्ष आएगा तब बताएंगे। अब आइए, कभी कभी पजेशन के संदर्भ में सीधे सीधे विधि शास्त्रियों के थॉट पूछे जाते हैं। आप ला के किसी भी स्टेप पर आप पढ़ रहे हो, सामंड को कतई ना भूलें। सामंड को पहले ध्यान दें, वो कहता क्या है। बाकी अन्य विद्वान भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सामंड के बारे में थोड़ी विशेष नज़र बनाएं। अक्सर अगर 5 सवाल जूरिस का रहा है और 3 थॉट बेस्ड है, तो सामंड उसमें से एक जरूर होगा। प्रख्यात विधि शास्त्री रहे हैं, टार्ट में आप इनको जानते ही हैं, इनकी चतुर्दिक बौद्धिक क्षमता रही है। तो इस मूर्धन्य विधि शास्त्री के विचार सिर्फ विचार नहीं है, उनका अनुप्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं सामंड क्या कहते हैं। सामंड कहते हैं, कब्जा मनुष्यों और वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। जैसे मैंने कल पढ़ाते समय, बताते समय, बोलते समय, लेक्चर देते समय कहा था कि इतने को आप कोड करें, तो सामंड पजेशन के बारे में क्या कहता है, इसके लिए इतना शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या? मनुष्यों और वस्तुओं के आधारभूत संबंध, ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको मार्क कर दें। यानी इतना अगर आपके प्रश्न पत्र में आता है, इसी से आप क्लिक करें कि ये थॉट निश्चित तौर पे सामंड का है। तार्किकता से बचें, इसमें स्मृति को ज़्यादा बल दें। इसमें तार्किक ढंग से कुछ स्पष्ट करने के चक्कर में समय ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है तार्किक व्याख्या नहीं हो सकती, बहुत खूबसूरत हो सकती है, यही तो रिसर्च का विषय है। ये तार्किकता यानी विचारों का उद्गम क्या है, विचार कैसे आश्रित हैं, इसको समझने के लिए मास्टर डिग्री होल्डर रिसर्च करता है और कंपटीटर ज़्यादातर रटता है। इसीलिए विद्वान अधिवक्ता होता है, जज को वो श्रेणी उपलब्ध नहीं है सामान्यतया। ऐसा नहीं कि वो विद्वान नहीं होता, लेकिन चीज़ों को ग्राह्य करने के लिए, अंतिम तल तक जाने के लिए अकूत समय होना चाहिए, ऐसा आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ इस अन्यमनस्कता और विचित्र स्थिति को संभालने के लिए एक स्मृति में ही तथ्यों को ज़्यादा सीधे तौर पर ले लेना ठीक रहेगा। कब्जे की संकल्पना के अंतर्गत स्वामित्व, हक, संपत्ति है। इसी कब्जे के बारे में रोमन लॉ कहती है, किसी वस्तु पर कब्जा होना उस पर विधिक कब्जा होने से भिन्न है। कब्जा होने का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर लीगल कब्जा है, अविधिक अवैध कब्जा भी होता है। कब्जा स्वामित्व का एक साक्ष्य है। सीधा स्लोगन सूक्ति पे आधारित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको जब अगर ध्यान से इन चीज़ों को सेंटेंस वाइज ही नहीं, अर्थपूर्ण और तार्किक ढंग से समझ लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रूसो क्या कहता है कब्जा के बारे में, ये फ्रांसीसी दार्शनिक है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, 4 विधिशास्त्रियों के नाम पूछेंगे और पूछेंगे निम्न में से कौन विधिशास्त्री फ्रांस का रहने वाला था।
तो इसके लिए भी स्पेशली तमाम किताबें हैं जहाँ संग्रह का अपार है, लेकिन सिर्फ उन विधि शास्त्रियों को जिनकी प्रायिकता एग्ज़ाम में आने की अत्यधिक है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक है, वो कहता है कब्जे में व्यक्ति की इच्छा होती है। अब जैसे इसी को अगर सामान्य से अलग करें तो दोनों परिभाषा को लिख के कुछ विशेष टर्म्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे ये तथ्य दिमाग में एक कम से कम 15 दिन के लिए तो टिके ही। जितना अत्यधिक टिक पाए उसका मतलब होता है एक्सरसाइज, बार बार रिवीजन। तो रूसो के अनुसार, फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसने कहा कब्जे में व्यक्ति की इच्छा होती है, इसलिए इसकी संरक्षा की जानी चाहिए। कांट ठीक रूसो की इसी बात का समर्थन करता है। कांट दार्शनिक भी हैं और विधिशास्त्री भी हैं, ठीक है। हीगल जो दार्शनिक स्कूल का विधिशास्त्री है, फिलॉसफिकल जो स्कूल है उसका विधिशास्त्री है, वो कहते हैं कब्जे में व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उसका पूर्ण सम्मान होना चाहिए। हिस्टोरिकल स्कूल का सबसे प्रख्यात विद्वान सेविग्नी, जिसके बारे में कल हमने जब लीगल राइट पढ़ाया तो पहला जो डिफिनीशन था इन्हीं का था। सेविग्नी कब्जा के संदर्भ में क्या कहते हैं, इन्होंने कब्जे के दो तत्व को आवश्यक बताया, जिसे उसने कार्पस पोजेसिनियस या एनिमस डोमिनी की संज्ञा दी। आपको बताऊं पीसीएस परीक्षा में ये दोनों टर्म्स ध्यान से सुनिए, पोजेसिनियस और एनिसस डोमिनी, ये दोनों करके पूछा गया कि कब्जे के संदर्भ में ये थॉट के टर्म्स किस विद्वान के हैं। पूछने की भी हद होती है, हद पार करता है कभी कभी एक्सपर्ट नया क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। तो आप थॉट में अगर 2-3 बार भी इसको ध्यान दिए रहेंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, खास करके तब जब विकल्प में ये उपलब्ध होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पहले डोमिनिस की संज्ञा पहले का अर्थ मतलब पोजेसिनियस का अर्थ है प्रभावी नियंत्रण तथा बाह्य हस्तक्षेप को बहिष्कृत करने की क्षमता। फिर से सुनिए, पोजेसिनियस का अर्थ है कि प्रभावी नियंत्रण तथा बाह्य हस्तक्षेप को बहिष्कृत करने की क्षमता, जबकि दूसरा यानी एनिमस डोमिनी का अर्थ है किसी स्वामी के रूप में किए रहने का आशय, किसी स्वामी के रूप में कब्जे पर रहने का आशय, इंटेंशन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमस डोमिनी। तो लैटिन सूक्ति है, सेविग्नी से जुड़ी है, इसके ये अभिप्राय हैं, इसको भी देख के जाएं, इससे सीधा सवाल आ सकता है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री ने कब्जे की संरक्षा का एक भिन्न सिद्धांत दिया। यानी इन्हीं सेविग्नी ने क्या कहा, कब्जे की संरक्षा इसलिए की जाती है कि बलाचरण का प्रत्येक कार्य अविधिपूर्ण है, यानी बलपूर्वक अगर कोई कृत्य किया जा रहा है, बलपूर्वक कहीं कब्जा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है तो लीगलिटी को नहीं दर्शाता। ये प्रतीत होता है कि ये सेविग्नी कब्जे की संरक्षा को शरीर की संरक्षा एक शाखा के रूप में मानता है। कब्जे के आवश्यक तत्व के तौर पर अगर देखें तो उसमें 2 बातें होती हैं, उस वस्तु पर कब्जा, वास्तविक कब्जा बनाए रखने का आशय, और कब्जे की विषय वस्तु, ठीक है। तो ये दोनों भी कभी कभी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए इहेरिंग को देख लेते हैं। इहेरिंग भी कब्जे के विचार में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इहेरिंग का विचार भी कब्जे के संदर्भ में मायनेफुल है। ध्यान से देखिए, इहेरिंग कहता है कि ये महान समाजशास्त्री थे। इहेरिंग समाजशास्त्री स्कूल के विद्वान हैं, विधिशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि एक नया दृष्टिकोण दिया। क्या? उनके अनुसार कब्जा प्रतिरक्षारत स्वामित्व है। इसमें प्रतिरक्षारत शब्द अगर आप दिमाग में रखेंगे और इहेरिंग को कनेक्ट करके माइंड में रखेंगे तो याद करने में सुविधा होगी। आपको स्पष्ट कर दूं आगे बढ़ने से पहले, ये रटने की चीज़ नहीं है समझने की। लेकिन मैं जानता हूँ इस परीक्षा में बिल्कुल कम से कम पढ़ने वाले जूरिस्प्रूडेंस के वो भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल न्यूकमर हैं और चाहते हैं प्री निकल जाए। आप ये समझिए, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो 2 नंबर को आएगा। ये जीके के क्वेश्चन नहीं हैं जो सिंगल नंबर के हैं। हाँ, कटने पर 1/3 के हिसाब से वो कटेगा भी। ये 150 नंबर, यानी अगर आप जूरिस के 5 क्वेश्चन सही करेंगे 10 नंबर मिलेगा, और आपको यही जीके में सही करने के लिए 10 सही करना पड़ेगा।
तो कुशलतापूर्वक हर दिन 10, 15, 20, 25 मिनट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें और अपने एग्ज़ाम में अपने जिस स्टडी बुक के सहारे आप ज्यूरिस का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर जाएं, खोजें, अंडरलाइन करें, मार्क करें, याद करने की कोशिश करें। यही श्रम, यही तैयारी आपको एग्ज़ाम बोन में और भीड़ से थोड़ा बेहतर कर देगी। मैं लोक लुभावन सपने नहीं दे रहा, मैं यहाँ इस शब्द में उपदेशात्मक भाव से ऐसा कुछ नहीं कह रहा या करने की कोशिश नहीं कर रहा जिससे आपका समय अपभ्रंशित हो। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। इहरिंग कहते हैं कि कब्जा प्रतिरक्षारत स्वामित्व है। कोई व्यक्ति जो स्वामित्व रखता है ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध हक साबित करने की आवश्यकता से मुक्त होता है। यानी स्वामित्व अगर है तो फिर कब्जा साबित करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसको कह सकते हैं, जो कि किसी अवधिपूर्ण स्थिति में होता है। हालैंड का दृष्टिकोण और भी यथार्थवादी है। वो कहता है कि कब्जे की संरक्षा में मुख्य हेतु कदाचित शांति की रक्षा का ध्यान है। अब चूंकि इसमें जब भी सवाल बना है तो सैविग्नी को फोकस करके कई सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो सैविग्नी कब्जे के सिद्धांत में कुछ जो बातें करता है, एक कब्जे पदार्थ पर कब्जे और आशय, काय और आशय दो की वो बात करता है, जिसमें पहला है कार्पस पजेशन यानी पदार्थ का कब्जा, और एनिमस डोमिनी जो भी पीछे बात कर रहा था उसको दिमाग में एक बार मैंने दोबारा इसलिए कहा जिससे आपके दिमाग में फिर हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ से वो सवाल बना सकते हैं। ऐसा जब लॉ के क्षेत्र में, जब लॉ की परीक्षाएं, लॉ सब्जेक्ट से लोग IAS PCS के एग्ज़ाम में बैठते थे, उस दरमियान UPSC में और UP PCS में, अनदर स्टेट में लॉ सब्जेक्ट के PCS में खूब पूछा गया है। ठीक है, आइए अब इहरिंग के सिद्धांत को देखते हैं। इहरिंग धारणाशय को कब्जे के लिए तत्वहीन मानते हैं और उसका अनुपूरक मानते हैं। यानी जहां सैविग्नी आशय को आवश्यक मानता है वहीं इहरिंग उसे तत्वहीन मानता है। ऐसे डिफरेंशिएट करके सैविग्नी और इहरिंग को आप याद कर सकते हैं। किसके संदर्भ में? कब्जे के संदर्भ में। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ये IAS 2005 का है सवाल। जब कभी कोई व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में स्वामी की भांति दिखाई देता है तब उसका विधि के नियमों द्वारा कब्जा उसे इनकार न कर दिया जाए मान लिया जाता है। इसी में स्वामी की भांति शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था घुमाकर, किस प्रकृति से उसका कब्जा हो। तो जब कब्जा उसका स्वामी के भांति होगा तो फिर उसके लिए कोई अतिरिक्त रूप से व्यवहारिक अनुप्रयोग में या वैसे भी किसी अतिरिक्त चीज़ की जरूरत नहीं रह जाएगी, उसका स्वामित्व ही पर्याप्त है। होम्स के अनुसार कब्जा पाने के लिए किसी मनुष्य का पदार्थ से और शेष संसार के साथ कतिपय भौतिक संबंध का होना जरूरी है। होम्स एक विद्वान है, विधिशास्त्री हैं, जिन्होंने कहा कब्जा पाने के लिए किसी मनुष्य का पदार्थ से और शेष संसार के साथ कतिपय भौतिक संबंध का होना अति आवश्यक है और उसमें कतिपय आशय भी होना चाहिए। यानी ये लगभग सैविग्नी के विचार को टच करते हैं। लेकिन सैविग्नी, होम्स, इहरिंग, सामंड का शुरू में बताया, इनके विचारों को एक बार गंभीरता से मेरे बताने के बावजूद स्वयं से देखेंगे, जिससे दिमाग में क्रमबद्धता, टर्म्स के आधार पर दिमाग में स्थिर रखने की क्षमता विकसित हो सके। सामंड जो विभाजन करता है कब्जे में, वो ये कई बार, ये बहुत बार पूछा गया है, अंडरलाइन करें और या नोट कर लें। सामंड कब्जे को अमूर्त और मूर्त कब्जे में विभाजित करता है। यानी मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर अगर पोजीशन का डिवाइडेशन है, डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये समझ जाइएगा सामंड है। ये सवाल पूछ सकते हैं कि कब्जे का विभाजन मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर किस विधिशास्त्री ने किया है? सामंड ने किया है। ठीक है। और IAS 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पोलक के थॉट पूछे गए कब्जे पर। पोलक क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। आम भाषा में किसी मनुष्य का किसी वस्तु पर उसके कब्जा होना कहा जाता है जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। तो ये पहला शब्द आ रहा है अभी तक के विद्वानों के अनुसार, जितनी बातें कर चुका उसमें पहली बार कंट्रोल की बात आ रहा है। क्या प्रत्यक्ष कंट्रोल हो तो आप जान जाइए प्रत्यक्ष कंट्रोल अगर है तो बात पोलक की हो रही है। यानी
कब्जा उस आम भाषा में किसी मनुष्य का किसी वस्तु पर उसके कब्जे में होना कहा जाता है जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है या जिसके उपयोग से दूसरे के अपवर्जित करने की उसे प्रत्यक्ष शक्ति होती है, यानी दूसरे को हटाने की प्रत्यक्ष, वो तो सुआ मोटू, जब उसका प्रत्यक्ष कंट्रोल होगा तो निश्चित किसी तौर को वो हटाएगा, तभी तो कंट्रोल होगा। इन्होंने विशेष बल आशय पर न देकर नियंत्रण पर दिया है, यानी जहां सैविग्नी क्लियर कहता है आशय चाहिए, कब्जे के लिए आशय का होना जरूरी है, वहीं पोलक आशय से ज़्यादा नियंत्रण पर बात करता है। ऐसे ही थोड़ा मंथन करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप चीज़ों को कवर कर ले जाएंगे। हालांकि कब्जे के सिद्धांत के बाद कल की टॉपिक मैं बस इतना ही महत्वपूर्ण इसमें मैंने क्रक्स निकाला था। इसके बाद स्वामित्व टॉपिक है और कल के क्लास में स्वामित्व पर चर्चा होगी, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए ये आपका ध्यान खींचता हूँ, 1 मिनट के लिए। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि निर्णीत वादों की सहायता से तथ्यतः कब्जे एवं विधिक कब्जे की विवेचना करते हुए इसका अंतर कीजिए, इसका उत्तर मैं जब पढ़ूंगा तो इसमें जितने केस लाएंगे, जितना इसके लेक्चर में विवेचना में अभी शब्द मेरे द्वारा बोले जाएंगे, उसमें से भी सवाल बन सकते हैं। वो विचार थे। अब ये जो प्रश्न के उत्तर में मैं बोलने वाला हूँ, ये भी आपको सटीक ढंग से समझकर उत्तर देने में सुविधा देंगे। एक बार मैं इसका पूरा उत्तर एक द्रुत गति से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें इंडिकेट करता चलूँगा कहाँ महत्वपूर्ण है। तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा, इसको एक भाषा में इसको समझने के लिए समझने की कोशिश करें। कब्जे की संकल्पना एक दीर्घ काल में विकसित हुई है। प्रारंभ में यह केवल एक तथ्य था, इसका अर्थ किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण था। बाद में इस तथ्य को विधि द्वारा मान्यता और संरक्षा मिलनी प्रारंभ हुई। फिर इस कब्जे के साथ कतिपय परिणाम संलग्न हो गए। इस प्रकार कब्जे के अंतर्गत पदार्थ के साथ भौतिक संबंध, साथ ही विधि द्वारा इसको मान्यता मिलती आई। इन पहलुओं की कभी कभी तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा कहा जाता है। विधि द्वारा कब्जा मान्य किए जाने के लिए किसी पदार्थ के साथ संबंध तथ्यतः विद्यमान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पदार्थ और व्यक्ति के बीच एक भौतिक संबंध होना चाहिए, किंतु कतिपय मामलों में विशेष कारणों से विधि ने कब्जा माना है, यद्यपि यह तथ्यतः विद्यमान नहीं था। यानी कभी कभी विधि उसको भी कब्जा मानती है जिसमें वो भौतिक तौर पे वो उपस्थित नहीं होता। उस अमूर्त मूर्त वाली वो जो सामान्य का विभाजन है वहाँ ध्यान दीजिए। और कुछ मामलों में इसने कब्जा नहीं माना, यद्यपि वह तथ्यतः विद्यमान था। यानी भौतिक रूप से उसकी उपस्थिति थी, फिर क्यों उसको पोजीशन नहीं माना। तो इस सब चीज़ों को भी डेवलप कैसे होती है विधि, ऐसे देखिए। वे मामले जहां विधि कब्जा मानती है यद्यपि वह तथ्यतः विद्यमान नहीं है, आणविक कब्जा के मामले हैं। फिर से इसको समझ लीजिए, आणविक कब्जा पूछा जाता है आपसे, फिर से सुनिए। वे मामले जहां विधि कब्जा मानती है यद्यपि वह तथ्यतः विद्यमान नहीं है, यानी जैसे एक पुस्तक की दुकान आप कब्जे पे दे दें, किसी को दुकान चलाने को दे दें, मूल स्वामित्व तो आपका हो, लेकिन मौके पे नियंत्रण वहां किसका है? उस दुकानदार का जो दुकान चला रहा है। मूल कब्जा आपका है, लेकिन वो जो मौके पे दुकानदारी कर रहा है उसका ना वहाँ है। तो ये आणविक कब्जे की दृष्टि से आप देखें, आणविक कब्जे के मामले में जहाँ एक व्यक्ति का किसी के निमित्त तथ्यतः पदार्थ पर कब्जा है, अब वो दुकानदार का किसके निमित्त है? मकान मालिक के निमित्त या दुकानदार के मूल मालिक के निमित्त? समझ गए होंगे। जहाँ एक व्यक्ति का किसी के निमित्त तथ्यतः पदार्थ पर कब्जा है, विधिवाद में उल्लिखित व्यक्ति का उसे कब्जा मानती है। ये मामले जिनमें विधि कब्जा नहीं मानती यद्यपि वह तथ्यतः विद्यमान है, निरोध और अभिरक्षा के मामले हैं। हाँ, कस्टडी में जो व्यक्ति होता है, अब देखिए उसमें क्या होता है, वह मामले जिनमें विधि कब्जा नहीं मानती, जबकि वहाँ कस्टडी में होते हैं, लेकिन उनको उनके कब्जा, जैसे पुलिस वाले जिसको पकड़ के, उनके वो मालिक थोड़े हो गए, उनका कब्जा थोड़े है, जबकि प्रत्यक्षता वो उनके हाथ में है। तो विधि के इन बातों का, ये पोजीशन के संदर्भ में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन शार्ट में एग्जाम में कैसे प्रश्न को हम डील करेंगे अगर कब्जा से रिलेटेड सवाल आता है। आगे देखें, उदाहरण के तौर पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है
किसी सेवक द्वारा अपने स्वामी की संपत्ति के कब्जे को विधि सेवक का कब्जा नहीं मानती, यद्यपि तथ्यतः उसका कब्जा होता। वही थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था दुकानदार का समझाकर। किंतु तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा कहने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कब्जे की भिन्न संकल्पनाएं हैं। इसकी कल्पना केवल एक है और विधि के नियम कभी कभी इस आधारभूत तत्व पर ही केंद्रित होते हैं। विधिक कब्जे की कल्पना या संकल्पना कम या अधिक तथ्यतः कब्जे की कल्पना पर आधारित है। कब्जा प्रथमतः एक तथ्य है जिसे किसी अन्य तथ्य की तरह सिद्ध किया जाना चाहिए। कब्जे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले भी ध्यान दीजिए। पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे पर आधारित वाद है। कई बार पीसीजे में पूछा गया है। मेरी बनाम ग्रीन, इस मामले में एक व्यक्ति ने दराज वाली मेज खरीदा, उसे एक दराज में कुछ धन मिला जिसका उसने विनियोग कर लिया, उसको उक्त मामले में चोरी के लिए सिद्ध दोष किया गया। यानी मेरी बनाम ग्रीन के मामला जो है वो पोजीशन से रिलेटेड है। दूसरा है साउथ स्टेफोर्डशायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस सरमन का मामला। इसमें क्या हुआ था, सानुमोदन उद्धृत किया गया था और मामला इसी सिद्धांत पर विनिश्चित किया गया था। इस मामले में वादी कंपनी का अपनी भूमि पर एक तालाब था। उन्होंने प्रतिवादी को उस तालाब की सफाई करने के लिए लगाया। प्रतिवादी को सफाई के कार्य में तालाब के तल में सोने की अंगूठी मिली। कंपनी और प्रतिवादी के बीच इन अंगूठी के हक के बारे में विवाद खड़ा हो गया। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का तालाब के स्वामी होने के कारण उस समय अंगूठी पर कब्जा था। जब वे प्रतिवादी को मिली और इसलिए प्रतिवादी को उनमें कोई हक प्राप्त नहीं हुआ और वादी कंपनी उनको वापस पाने का हकदार थी। तो ये जो अव्यवहित कब्जे और व्यवहित कब्जे की बात है उसके हिसाब से ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ये साउथ स्टेफोर्डशायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस सरमन। एल्वास बनाम बिग गैस कंपनी का एक वाद है। इस मामले में प्रतिवादी कंपनी ने वादी भूस्वामी की एक भूमि का पट्टा इस पर गैस कारखाना निर्मित करने के प्रयोजन के लिए लिया। जब भूमि की खुदाई की जा रही थी तो इतना केवल एक क्लिक माइंड में रखिए कि क्या यह मामला कब्जे से रिलेट करता है या नहीं, बस इतना मोटा मोटा। एनकोना बनाम रोजर्स, ये केस ला याद रखें, इसके बारे में जरूर देख लें। व्रिजेस बनाम हाक्सवर्थ का केस है, ठीक है। ये सारे के सारे कब्जे से ही हैं। हन्ना बनाम पील का मैटर है। कॉर्टराइट वर्सेस ग्रीन, ये जो केस ला है मैं आप नोट भी कर सकते हैं। हन्ना बनाम पील, कॉर्टराइट बनाम ग्रीन, आर वर्सेस एसवेल, आर वर्सेस हडसन और व्रिजेस बनाम हाक्सवर्थ, ये सारे के सारे कब्जे से रिलेटेड वाद हैं जिनको अपने बुक से जहां से आप पढ़ रहे हैं जूरिस जरूर डिटेल में देखें, उसमें क्या डिसीजन है, ठीक है। तो कब्जे के टॉपिक पर आज की क्लास पूरी हुई। कल हम जो टॉपिक है वो स्वामित्व है। स्वामित्व को कवर करने के लिए ऐसे ही 25 मिनट में आपको एक नज़र जबरदस्ती, जहां आप जाना नहीं चाह रहे हैं स्वयं से, दौड़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके जूरिस में अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। ऐसे करते करते जितना भी दिन लगेगा मेरी कोशिश होगी ये दो चीज़ जरूर मैं डील करूं, एक जूरिस और एक इंटरनेशनल लॉ। ये दोनों पक्ष से एकदम जो बच्चा होता है नया वो बिल्कुल भागता है, यहाँ टिकना नहीं चाहता। जबकि यूएनओ अगर पढ़ ले तो कम से कम 3 से 4 सवाल यूएनओ चार्टर से वो सही कर सकता है, वहाँ बहुत दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऐसे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कंप्लीट हुई और कल इसके आगे स्वामित्व के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि जब भी आप अध्ययन में हों और जूरिस के पॉइंट को पढ़ रहे हों तो बगैर बुक के घटना चक्र हल ना करें। हमारी एक सलाह आप माने कि जूरिस को पढ़ते समय जिस टॉपिक को, मान लीजिए विधिक संकल्पनाएं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, या कोई स्कूल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यथार्थवादी स्कूल विचारधारा पढ़ रहे हैं, उसमें जितने विद्वान हैं उसको सिर्फ घटना चक्र के साल पर भरोसा ना करें। कोई एक प्रमाणिक बुक, वो टॉपिक जो आप वहां हल कर रहे हैं उसको खोल लें, तब देखें कैसे आपको मजा आता है, चीजें कैसे दिमाग में जाती हैं। कल की क्लास पर आपने कमेंट करके हमको उत्साहित किया, आपको क्लास अच्छी लगी, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। मेरी कोशिश है जिस चीज़ को छुपाया और दबाया जा रहा है 3 मिनट 4 मिनट के वीडियो में आपको पूरी जूरिस्प्रूडेंस झट से पढ़ा दी जाती है, जिससे आप पहुंचिए दरबार में। हमारी कोशिश ये है हृदय को विशाल करते हुए कम से कम आधे घंटे में एक 25 से आधे घंटे का वीडियो आपको मिलता है और जो उसमें सीधे फोकस है कि आपको अधिकतम नंबर मिले। ऐसा नहीं है कि मैं जीके पर क्लास नहीं चला रहा हूँ, जीके करंट अफेयर्स वगैरह चीज़ों के लिए प्री कम मेंस बैच चल रहा है,
लेकिन लॉ पर स्पेशली जो 9 सब्जेक्ट हैं, मेरी कोशिश होगी सबसे पहले मैं जूरिस पकड़ा हूँ, इसमें कम से कम मैं मान के चलता हूँ आज 29 तारीख का है और 2 दिन इसमें बचा है, 10 जनवरी तक जूरिस चलेगा। इसमें टॉपिक कितना है और जहाँ तक कोशिश रहेगी कोई पहलू छूटे ना। जितना बोल रहा हूं अगर इतने पे भी आप केंद्रित रहें तो 50% के 65 या 75% क्वेश्चन हो सकता है सीधे फंसे। और ये काम तो मैं करने वाला नहीं कि जो पूर्व में क्वेश्चन पूछा है वही आके आपको सुनाऊं प्रवचन, नहीं। क्योंकि ये प्रकृति जो है, चाहे इसी एपीओ के प्री का पेपर देखें, कहने को कह सकते हैं सीधे सीधे सेक्शन पूछा, नहीं, पेपर के प्रकृति में बदलाव है और वो बदलाव आप निश्चित तौर पर देखेंगे। एक्सपर्ट नए आए हैं आपके यूपी जेके प्री के पेपर में, एक तो सिलेबस ही बदल गया है तो वो जेके का पोर्शन है। यहां भी ला वाला प्रश्न जो आएगा वो 18 के पीसीएस प्री जैसा नहीं रहेगा। वो छोटे छोटे अक्षर मैं भूला नहीं हूं। हाँ, एक छोटी सी बात और कहूंगा वीडियो बंद करते करते आज का, जो लैंडमार्क 15 जजमेंट लगभग हैं 2018 से लेके 22 तक 15 जजमेंट हैं, उसको कोडिफाइड करके एक पेज पर नोट कर लें और सब में ये नोट कर लें, इन सारे 15 केस में, अब उसका नाम मत पूछिएगा, उसको क्रम से एडिकेट करने के लिए किसी दिन सूची ला के सुनाई दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके आप स्वयं से प्रयास करेंगे तो इससे अध्ययन का स्तर बढ़ता है और आपकी भी एक स्फूर्ति का पता चलता है। आप उसमें न्यायमूर्तियों का जो बेंच था, 5 था, 9 था, ट्रिपल बेंच पूर्ण पीठ थी, ये थोड़ा क्लियर कर लें। 2 एक सवाल 18 में ऐसा बनाए थे, वो जरूरी नहीं है कि फिर बनाएं। खास करके अयोध्या वाले मसले पे सवाल पूछ सकते हैं, कितने जजों की पूर्ण पीठ ने फैसला, संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, नाम पूछ सकते हैं। वैसे नाम पूछने से कमीशन बचता है, लेकिन बेंच पूछ लेता है कि कितनी संख्या थी पीठ में। ठीक है, तो जो चर्चित मामले रहे हैं उस पर थोड़ा इस बात पर ध्यान रखिएगा। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को छू पाया, जैसे कि संभावना है कि अगर जूरिस के बाद इंटरनेशनल लॉ पे जब वो क्वेश्चन कंप्लीट या उसका एक पड़ाव ले लेगा तो 12 फरवरी को आपका पेपर है। ये संभव है कि फरवरी में जो 4-5 दिन क्लास जाए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे वही जजमेंट लॉ पे ही मेरी कोशिश रहेगी। और अगर तेजी से काम कर लेगा, इधर कोई अन्य व्यस्तता में मैं नहीं फंसा, तो आपको टार्ट से जो सवाल बनते हैं, जो सवाल आपको आईपीसी से महत्वपूर्ण, अब ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी भी आप एपीओ का मेंस प्री दे के आए हैं और इन पेपर को खूब पढ़ रहे हैं, तो एपीओ में हम ये सीआरपीसी एविडेंस में ही इंपॉर्टेंट बताएं तब तो हद हो चुकी। प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ अपनी ऊर्जा लगाना ठीक है, और मैं चतुराई करना मैं इसमें उचित नहीं मानता कि मैं आपको केवल वो दिखा के और बाकी चीज़ें बैकडोर से, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोशिश है सामने है और हमारी कोशिश ये भी है कि आप इस यहाँ अगर काम करेंगे, इंटरनेशनल लॉ पे काम करेंगे, जूरिस पे अभी शुरुआती दिन हैं, अभी आप मिड जनवरी में नहीं हैं, तो आप ये स्ट्रेटजी बनाएं कि जहाँ अभी वीक है थोड़ा सा समय दे सकते हैं। अगर दे ले गए तो आप यहीं से तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से अधिक नंबर आएगा और लोगों से अलग होकर आपका प्री में सेवर सिलेक्शन हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है आप हमारी बातों से सहमत होंगे। हमारे अभियोजन अधिकारी मित्र जो इस तैयारी में हैं वो भी पूरे शिद्दत के साथ लगें। इस समय आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए, अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा देने वाले जितने जितने लोगों ने आपको ताना व्यंग मारा है, याद करिए, जब निराश होइए तो जो ताना व्यंग चलता है ना सोसाइटी का, अरे गए हैं पढ़ने का, कर लेंगे ये वो दुनियादारी, वो याद करके प्रतिबद्ध होइए कि यही मौका है। कितने दिन बचे हैं? 10 दिन, 15 दिन भी नहीं बचा। अब नहीं चेते तो कब चेते? ये मौका है उनको जवाब देने का। जवाब जुबान से नहीं, जवाब मेंस में बेहतर लिखकर, इतना बेहतर लिखिए कि इंटरव्यू के नंबर की प्रासंगिकता गौड़ हो जाए। ठीक है, तो दमदारी से आइए। मुझे सारे अधिवक्ता बंधुओं का जो प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं जुडिशरी का और मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं अभियोजन, सबका बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे यूपी जुडिशरी के लिए चलाए जा रहे खास करके प्री कम मेंस नॉन लोकल एक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी एचजेएस या जूनियर डिवीजन के लिए मेंस के थ्रू आउट कोई भी लॉ के रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं स्पेशली,
तो भी आप हमसे फ़ोन पे बात करके समझ सकते हैं। अगर मेरे पास वो सुविधा होगी, वो स्ट्रेटजी वो सुटेबल होगा, तो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं कल स्वामित्व के टॉपिक पर जूरिस्प्रूडेंस में एक नए विवेचना के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको मेरा अभिवादन। सत्यमेव जयते।